दिक्कत क्या है कि कई स्तर पर मनीष सिसोदिया घिरते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर एक्साइज पॉलिसी को लेकर के। उन्होंने अलग अलग फ्रंट पे अलग अलग लोगों के साथ इकट्ठा एक तरीके से मुसीबत मोल ली है, झगड़ा मोल लिया है। अनिल बैजल को भी उन्होंने अपने खिलाफ कर लिया। और अनिल बैजल क्यों इस पूरी आबकारी नीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमें बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक अगले कुछ दिनों में मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। और जब आबकारी नीति को लागू किया गया दिल्ली में पिछले नवंबर में, 15 नवंबर 2021 में, तब अनिल बैजल जो थे वही उपराज्यपाल थे। और दिल्ली में, चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उपराज्यपाल का रोल बहुत अहम हो जाता है। उस समय उन्होंने जो इस आबकारी नीति को लेकर के अपने ऑब्जेक्शन किए थे वो खुलकर के सामने आएंगे और वो भी सीबीआई के सामने जाएगा। और एक बात मनीष सिसोदिया भी मान चुके हैं कि रेवेन्यू का लॉस हुआ है, जो राजस्व है उसका नुकसान हुआ है। अब ये तय करना है शायद कि नुकसान किसकी वजह से हुआ है। लेकिन अमित, ये इस समय ये बहुत महत्वपूर्ण वक्त इसलिए भी है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तरीके से राष्ट्रीय अपनी महत्वाकांक्षा सामने रख रही है। कल ही गोवा में उनको एक रीजनल पार्टी का, स्टेट लेवल पार्टी का उन्हें दर्जा मिला है। और कल अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट भी किया कि अब सिर्फ एक राज्य में अगर उन्हें वहां के राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो फिर उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे समय में, जिस समय 2024 के लिए अरविंद केजरीवाल शायद अपने आप को एक विकल्प के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने घोषित कर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी आकर के यूपीए के साथ जुड़ गए हैं। ऐसे में बहुत सारे विकल्प हैं। अरविंद केजरीवाल की दावेदारी क्या इस तरीके के विवादों में फंसकर कमजोर होती हुई नजर आ रही है? अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कमजोर हुए तो क्या उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कमजोर बनाएगा? किस तरीके से आप आकलन करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव है और उसके बाद 2024 की तैयारी है, तो ऐसे में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का फंसना कितना आपको मुश्किल दिखाई देता है उनके लिए? जी देखिए, आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो अपने आप में यूनिक है और वो केस स्टडी है। और उस केस स्टडी का जो सबसे अहम मामला ये है कि आम आदमी पार्टी का नेशनल जो ड्रीम है वो डे वन से रहा है, लेकिन उसमें डिलीवरी, उसमें सक्सेस तभी होता हुआ आपको दिखता है जब वो किसी राज्य के असेंबली इलेक्शन में डिलीवर करते हैं। पंजाब जीतने की वजह से 6 महीने के अंतराल में देखिए कि आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है नेशनल पॉलिटिक्स में, जिस तरह का उनका हस्तक्षेप है और परसेप्शन है, उसमें कितना बदलाव हुआ है। आज की तारीख में अगर हम लोग एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देखें तो बीजेपी के बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और अलायंस की सरकार झारखंड में कांग्रेस की, और आम आदमी पार्टी की पंजाब और दिल्ली में सरकार है। हालांकि कल बिहार के डेवलपमेंट के बाद अब कांग्रेस ये कह सकती है कि उसके पाले में 2 कंप्लीट सरकारें हैं और 2 राज्यों में अब अलायंस की सरकार है। 4 राज्यों का वो टैली जरूर गिना सकती है, लेकिन अगर हम लोग फुल मॉडल की बात करें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ वर्सेस पंजाब और दिल्ली। अब ऐसे में होता क्या है कि गोवा में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाना, गुजरात में आम आदमी पार्टी पूरा दमखम इस वक्त दिखा रही है और उनको उम्मीद है कि सूरत में और जो ट्राइबल इलाके हैं संभवतः वहां पे एक बहुत बड़ा लीड लेने की कोशिश निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी करेगी। और ये जो इंटरनल कई सारे सर्वे है, मेरी बात हो रही थी कुछ सर्वे एजेंसी से, उनका भी कहना है कि इन इलाकों में कहीं ना कहीं इस वक्त आम आदमी पार्टी को लेकर एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज्यादा है। तो निश्चित रूप से उन्हें पता है कि गुजरात और हिमाचल को अगर वो लोग डिकोड कर लेते हैं, इस चैलेंज को वो एक्सेप्ट करके अगर जीत लेते हैं, उसमें कोई मार्जिनल विक्ट्री भी मिलती है, यानी कि कुछ सीटें या 6% वोट बैंक ये भी आ जाता है 2 राज्यों में, तो एक बहुत बड़ी जीत होगी आम आदमी पार्टी के लिए। और जो नेशनल पार्टी का दर्जा है वो आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा और उसके बाद पूरा का पूरा गेम प्लान आम आदमी पार्टी के लिए वहां से चेंज हो जाता है। वो खुद को प्रोजेक्ट करेगी कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद आप तीसरी पार्टी है जिसका पैन इंडिया एक प्रेजेंस है, पैन इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी है, और वो पॉलिटिक्स भी रीजनल सेंटिमेंट पे नहीं कर रहे हैं। ये बात तो हमको माननी पड़ेगी। नीतीश कुमार
बिहार के बहुत बड़े नेता है, 8वीं बार शपथ लेंगे आज वो मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन पैन इंडिया एक्सेप्टेंस नीतीश कुमार के पास नहीं है। इस वक्त कोई और नेता नहीं है देश भर में। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, सिंगल हैंडेडली उन्होंने बीजेपी से कॉम्बैट किया और वो हमेशा कॉम्बैटिव मोड में होती हैं, लेकिन फिर वही होता है कि रीजनल आइडेंटिटी में वो लिमिटेड रह जाती हैं और उसका नुकसान उनको गोवा में भी झेलना पड़ता है। वो हालांकि इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेंशन करने को लेकर बहुत ज्यादा ताकत लगा रहे, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस लगा रही है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के स्ट्रैटेजी में ये सब कुछ उनके गेम प्लान के हिसाब से चल रहा था कि वो एक नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करेंगे और उसके बाद 24 के लिए पूरी की पूरी पिचिंग जो है स्ट्रैटेजी उसमें तब्दीली की जाएगी।